जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि धर्म सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कहीं भी किसी भी एग्जाम में कि धर्म सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो याद रखिएगा धर्म सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर को धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि पूछ देगा यह किस देश का रहने वाला था, आपसे पूछ देगा कि मार्टिन लूथर किस देश का रहने वाला था, याद रखिएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था मार्टिन लूथर। यह मार्टिन लूथर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन है? पूछता है कि बाइबिल, ठीक है, बाइबिल का जर्मनी भाषा में, जर्मन भाषा, ठीक है, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? अनुवाद बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा यही मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। आपसे पूछ देगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि तत्कालिक कारण, तो याद रखिएगा बोस्टन चाय की पार्टी, बोस्टन चाय की पार्टी। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था जो था बोस्टन चाय की पार्टी, जिसे इंग्लिश में बोस्टन टी पार्टी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब पूछ देगा कि यह घटना कब हुई थी, यह घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 ईस्वी। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन चाय की पार्टी की घटना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता है इस घटना का नायक कौन था? इस घटना का नायक यानी कि बोस्टन चाय की पार्टी जो हुई थी घटना, उस घटना का नायक कौन था? तो याद रखिएगा सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स जो था इस घटना का नायक था, यानी कि बोस्टन चाय की पार्टी जो घटना घटी थी उस घटना का मेन नायक सैमुअल एडम्स ही था दोस्तों। ठीक है, अब तो ये हो गया तत्कालिक कारण। लेकिन यदि पूछ देगा आपसे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी। ठीक है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसीलिए हर साल क्या किया जाता है, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हर साल अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये तो बोस्टन चाय की पार्टी का नायक कौन हुआ? सैमुअल एडम्स। लेकिन यहां भी एक नायक है, पूछ देगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो याद रखिएगा नायक था आपको जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था दोस्तों। ठीक है, और यही जो जॉर्ज वाशिंगटन था अमेरिका का प्रथम प्रधानमंत्री बना था, प्रथम राष्ट्रपति। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, यानी कि कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक था दोस्तों। ठीक है, और जो है जॉर्ज वाशिंगटन इसीलिए अमेरिका का प्रथम जो है राष्ट्रपति उसे बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है 1776 ईस्वी को, और 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को उसका तत्कालिक कारण यानी कि बोस्टन चाय की पार्टी की घटना होती है दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसमें एक प्रमुख नारा दिया गया था। नारा किसमें? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें प्रमुख नारा दिया गया था। याद रखिएगा क्या नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है,
यह घटना का नारा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और यह नारा किसने दिया था, पूछ देगा कि यह नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने जो है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था, सैमुअल एडम्स ने। और पूछ देगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। दोस्तों याद रखेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसीलिए डिटेल में हर एक क्वेश्चन आप याद रखेगा, ठीक है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अभी कभी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था, ठीक है। यदि आपसे पूछ देगा कि इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सर्वप्रथम क्या कहा, बनियों का देश कहा था। नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन का पूरा नाम पूछ देगा, नेपोलियन बोनापार्ट। इनके पिता थे, इनके पिता का क्या नाम था, तो कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट, अपने पिता के नाम पे ही बोनापार्ट, इन्होंने अपना नाम जो है नेपोलियन बोनापार्ट रखा था दोस्तों, ठीक है। अब पूछ देगा इनका जन्म कब हुआ था, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1769 ईस्वी। 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कहां हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका द्वीप की राजधानी, कोर्सिका द्वीप की राजधानी, कोर्सिका द्वीप की राजधानी थी, क्या नाम था उसका, अजासियो, अजासियो, ठीक है। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह फ्रांस का सम्राट कब बने थे। देखिए 1804 ईस्वी, 1804 ईस्वी में जो है क्या बना, तो फ्रांस का सम्राट बना था। क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था, फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो याद रखिएगा 1804 ईस्वी में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इन्हें 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होती है कहां होती है, तो सेंट हेलेना द्वीप पे। कहां, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना द्वीप पर जो है इसकी मृत्यु होती है। कब होती है, तो याद रखिएगा कब मृत्यु होती है, तो 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की सेंट हेलेना द्वीप में मृत्यु होती है। लेकिन जब सम्राट बना 1804 ईस्वी में फ्रांस का, तो उसके बाद से कई यूरोपीय देश को उसने अपने कब्जे में कर लिया था दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, लिटिल कार्पोरल, लिटिल कार्पोरल, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि लिटिल कार्पोरल किसे कहता है, तो याद रखिएगा नेपोलियन को, ठीक है। नेपोलियन को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो लिटिल कार्पोरल। लिटिल कार्पोरल पूछता है किसे कहता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को, याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के शासक या राजा को जार कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा किस देश के शासक या राजा को जार कहा जाता था, तो याद रखिएगा दोस्तों रूस के शासक को। किसके, रूस, रूस देश के शासक जो होते थे उसको क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। जार, शासक कहिए राजा कहिए, तो रूस के शासक या राजा को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। और यह जो जार व्यवस्था था ना, जो जार व्यवस्था कब समाप्त हो गया, पूछ देगा आपसे कब समाप्त हो गया, पूछ देगा कि कब जार व्यवस्था समाप्त हो गया, तो याद रखिएगा साल 1917 ईस्वी में। साल 1917 ईस्वी में क्यों हुआ, तो देखिए कि रूसी क्रांति की शुरुआत होती है। रूसी क्रांति पूछता है आपसे क्वेश्चन कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब होती है, 1917 ईस्वी में, जिसके बाद से क्या होता है कि रूस में जो जार व्यवस्था था उसको समाप्त हो जाता है, ठीक है। रूसी क्रांति 1917 के बाद से। अब अंतिम जार पूछ देगा, यदि आपसे कि पूछ देगा कि अंतिम जार कौन था, अंतिम जार, अंतिम जो जार शासक था उसका नाम क्या था, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि अंतिम रूसी शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बाद से जो जार व्यवस्था था समाप्त होता है। क्या होता है कि रूसी क्रांति की शुरुआत होती है। कब होती है रूसी क्रांति की शुरुआत, साल 1917 ईस्वी में। इस रूसी क्रांति का नेता कौन था,
पूछ देगा रूसी क्रांति का नेता कौन था, किसने किया था रूसी क्रांति की शुरुआत, तो याद रखिएगा लेनिन। ठीक है, लेनिन जो था रूसी क्रांति का नेता था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देगा किसने नारा कह दिया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक नारा दिया गया था कि युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। ठीक है, किस युद्ध का अंत करो, तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत करो। ठीक है, तो रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक। पूछ देगा आपसे कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो रूस का प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध, रूस का प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, रूस का प्रथम विश्व युद्ध में हार। ठीक है, तत्कालिक कारण जब रूसी क्रांति होती है 1917 ईस्वी में, क्यों होती है, तो जो रूस था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है और उसमें हार के कारण जो है बहुत ही ज्यादा विरोध होता है इस जार निकोलस द्वितीय का, और फिर रूस में रूसी क्रांति की शुरुआत होती है 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति की शुरुआत कौन करता है, तो लेनिन करता है। ठीक है, जो कि उसका नेता माना जाता है। ठीक है, और उस युद्ध के दौरान नारा क्या दिया था कि युद्ध का अंत करो, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस शामिल था उसी का अंत करो नारा दिया था। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड, सेराजेवो हत्याकांड। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो सेराजेवो हत्याकांड था। दोस्तों देखिए क्या हुआ था कि 28 जून 1914 ईस्वी को, 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था, किसका, ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था। क्या, राजकुमार, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। याद रखिएगा, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। ठीक है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था, इसकी हत्या कर दी जाती है। कहां कर दी जाती है, देखिए बोस्नियो की राजधानी कहां थी, तो अजासियो। ठीक है, बोस्नियो की राजधानी अजासियो में आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर देती है, और इसी हत्याकांड के बाद पूरा विश्व जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो देश थे, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, मित्र राष्ट्र में आपको इंग्लैंड था, अमेरिका का था, अमेरिका, उसके बाद रूस था, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद इटली था एवं जापान था। ठीक है, मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में जो था जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी एवं बुल्गारिया था। कौन था, तो बुल्गारिया। ठीक है, पूरा विश्व जो है दो खेमों में बढ़ जाता है, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र में। दोस्तों ठीक है, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली एवं जापान था, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी एवं बुल्गारिया था। जब दो खेमों में बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। दोस्तों क्या होती है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। कब होती है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, तो देखिए 28 जून 1914 ईस्वी को, मतलब हत्याकांड होता है सेराजेवो हत्याकांड, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, सॉरी दोस्तों ये अजासियो नहीं है, यहां सेराजेवो होगा, सेराजेवो। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा गलती हो गया, सेराजेवो। क्या, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो हत्याकांड होती है, किसकी, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड राजकुमार कहां का था, तो
ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। उसकी हत्या कब होती है? 28 जून 1914 ईस्वी को, जिसके बाद ठीक एक महीना बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 28 जुलाई 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, ठीक एक महीना बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब पूछ देगा कि शुरुआत होती है लेकिन अंत कब होता है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का अंत याद रखिएगा 11 नवंबर 1918 ईस्वी। 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब पूछ देगा इसमें कितने देशों ने भाग लिया, कितने देशों ने भाग लिया था, या कितने वर्षों तक चला? तो 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध पूछता है कितने वर्षों तक चला था, तो 4 वर्षों तक, 1914 से 1918 ईस्वी में। कितने देशों ने भाग लिया इसमें? याद रखिएगा 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 37 देशों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी। ठीक है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और अंत कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध की? तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी की शुरुआत होती है और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। कितने वर्षों तक चलता है? तो 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चलता है? तो 6 वर्षों तक। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? कितने देशों ने भाग लिया था? तो याद रखिए इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 61 देशों में। और प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसका तत्कालीकरण पूछ देगा यदि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीकरण, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीकरण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो था द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीकरण था। ठीक है, इस तरह से डिटेल में पूरा एकदम क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा किसी भी एग्जाम में कि चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चीन के राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ था कि चीन में एक राजवंश था मंचू राजवंश। ठीक है, चीन में मंचू राजवंश का शासन हुआ करता था और बहुत ही लोगों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, और क्या करते हैं डॉक्टर सन यात सेन साल 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति की शुरुआत करते हैं। चीनी क्रांति। ठीक है, पूछ देगा आपसे कि चीनी क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो डॉक्टर सन यात सेन ने। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। इस चीनी क्रांति के बाद मंचू राजवंश का पतन हो जाता है और फिर इसी क्रांति को चीनी क्रांति का नेता कहा जाता है। नेता पूछ देगा कि चीनी क्रांति का नेता कौन है? नेता तो डॉक्टर सन यात सेन। और डॉक्टर सन यात सेन जो है चीनी क्रांति के बाद जो है मंचू राजवंश का पतन करते हैं और फिर जो है चीन के लोग इसीलिए इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद तुर्की के साथ कौन सी अपमानजनक संधि की गई थी? यदि आपसे पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी या कौन सी अपमानजनक की संधि की गई थी, तो याद रखिएगा तुर्की के साथ जो संधि हुई थी सेब्र की संधि। ठीक है, सेब्र की संधि की गई थी तुर्की के साथ। अब पूछ देगा कि कब की गई थी? तो याद रखिएगा 10 अगस्त 1920। ठीक है, तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सेब्र की संधि की गई थी। लेकिन सेब्र की संधि को मानने से इनकार कर दिया था किसने? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने जो तुर्की का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा।
मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की का राष्ट्रपिता कहा जाता है या तुर्की का आतातुर्क भी कहते हैं। आतातुर्क, तुर्की का आतातुर्क किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। या तुर्की का राष्ट्रपिता कहा किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। इसी ने क्या किया कि जो शिब्र की संधि इसके ऊपर आरोपित किया गया था, लाद दिया गया था, उसको मानने से इनकार कर देता है दोस्तों। और शिब्र की संधि तुर्की के साथ किसने किया था? तो मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्रों ने इसके ऊपर मर दिया था कहिए या लाद दिया था प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद। ठीक है, एक और याद रखिएगा, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि। ठीक है, वर्साय की संधि किसके बीच हुआ था? तो वर्साय की संधि जो है जर्मनी के साथ किया गया था। जर्मनी के ऊपर वर्साय की संधि को लाद दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी को। कब हुआ था तुर्की की संधि और सॉरी वर्साय की संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 जून 1919 ईस्वी। ठीक है, 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि हुई थी। किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को जर्मनी और किसके बीच हुई थी? तो मित्र राष्ट्रों के बीच, मित्र राष्ट्रों के बीच। प्रथम विश्व युद्ध के हारने के बाद जो है जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो वर्साय की संधि की गई थी। अच्छा, तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो शिब्र की संधि की गई थी। डेट याद रखिएगा, वर्साय की संधि पहले 28 जून 1919 और वर्साय की संधि तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को याद रखिएगा दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है या ड्यूस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ड्यूस के नाम से जाना जाता है मुसोलिनी, मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता है या ड्यूस जो है मुसोलिनी को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और यह कहां का रहने वाला था शासक था? तो इटली का। ठीक है, इटली का था। एक और क्वेश्चन बनता है, इससे पता है क्या कि फासिज्म का उदय, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? सर्वप्रथम। ठीक है, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो याद रखेगा इटली में। ठीक है, इटली में फासिज्म का उदय सर्वप्रथम हुआ था। और इस फासिज्म का उदय का जन्मदाता कौन था? जन्मदाता। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि इटली में फासिज्म का उदय का जन्मदाता कौन था? तो याद रखेगा मुसोलिनी। कौन दोस्तों? तो मुसोलिनी। मुसोलिनी जो था दोस्तों फासिज्म का उदय का जन्मदाता था। यानी कि जो ड्यूस के नाम से जाना जाता था इटली का शासक मुसोलिनी, फासिज्म का उसी ने उदय किया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यदि आपसे पूछ देगा कि एक राष्ट्र या एक देश एक नेता का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। यह एक तानाशाही शासक था और कहां का था? तो जर्मनी का, जर्मनी का तानाशाही शासक था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछता है जर्मनी में नाजी दल का, नाजी दल। ठीक है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? तो याद रखिएगा हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किया था दोस्तों। ठीक है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान कहेगा तो हिटलर, लेकिन फासिज्म का उदय इटली में किसने किया था? तो मुसोलिनी, याद रखिएगा। ठीक है, अब ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को कहा जाता है, उसी तरह से हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूरर कहा जाता है, फ्यूरर। ठीक है, फ्यूरर के नाम से किसे जानता है दोस्तों? तो याद रखिएगा हिटलर को। एक और ही बड़ा ही क्वेश्चन बनता है फेमस, इसकी आत्मकथा। हिटलर ने एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम क्या है? मेन कैंप, मेन कैंप। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि फ्यूरर किसे कहा जाता है? हिटलर को। मेन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की दोस्तों। किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की, याद रखिए दोस्तों। बड़ा ही ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस देश को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा पीत आतंक किसे कहा जाता है या किस देश को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जापान। ठीक है, जापान जो है एशिया का एकमात्र ऐसा देश था, एशिया का
ठीक है। एशिया का एकमात्र ऐसा देश था, एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने क्या किया, अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था दोस्तों। साम्राज्यवाद का विस्तार किया था। एशिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था तो जापान, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साम्राज्यवाद के विस्तार के समय सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था, तो याद रखिएगा चीन। पूछता है क्वेश्चन कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था, सबसे पहला शिकार, तो याद रखिएगा जापान हुआ था दोस्तों। ठीक है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, साल 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था दोस्तों, रूस को हराया था, याद रखिएगा। जापान ने किससे हराया था, रूस को हराया था। कब हराया था, साल 1905 ईस्वी में। और इस युद्ध को रोकने के लिए एक संधि किया गया था, जिस संधि को कहा जाता है पीट्समाउथ की संधि कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा। क्वेश्चन पूछता है कि पीट्समाउथ की संधि किसके बीच हुआ था, तो जापान और रूस के बीच हुआ था, में। किस युद्ध को रोकने के लिए, तो साल 1905 ईस्वी में जापान ने आक्रमण किया था रूस को और हराया था। उसी युद्ध को रोकने के लिए पीट्समाउथ की संधि हुई थी। इस संधि को किसने सहयोग किया था, यानी कि इस युद्ध को रोकने के लिए किसने सहयोग किया था, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, याद रखिएगा डी रूजवेल्ट। पूछता है कि पीट्समाउथ संधि को किसने रुकवाया था, यानी किसके मध्यस्थता के बीच में जापान और रूस के बीच यह मतलब संधि, पीट्समाउथ की संधि हुआ था। ठीक है। तो 1905 ईस्वी में हुआ था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट के मध्यस्थता की बात हुआ था, याद रखेगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था। आपसे पूछ देगा कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा योगदान था। अब पूछ देगा कि कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की अंत भी मतलब 1945 ईस्वी को ही हुआ था। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, ये तो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अब पूछ देगा यदि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई थी, पूछ देगा किस संस्था की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, पूछ देगा राष्ट्र संघ की स्थापना, तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1920। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 ईस्वी में, तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि कोई भी अब युद्ध न हो, विश्व युद्ध न हो और सब शांति से पूर्ण से चला जाए। लेकिन जो दो संधि हुआ था, एक सेब्र की संधि और वर्साई की संधि, उसी में मतलब कि कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपित था दोस्तों। ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, स्थापना हुई थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब, 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। उम्मीद है आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। क्वेश्चन पहला है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस देश के क्रांति का नारा है। ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा है, अंतिम जार शासक का नाम
क्या था, और क्वेश्चन तीसरा है हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के लिए मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिले। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।